हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स का फर्स्ट प्रिंसिपल डिस्कस करूंगा। ये 10 प्रिंसिपल्स जो मैं डिस्कस करूंगा इसके जो लिंक होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज फर्स्ट प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे जो कि है पीपल फेस ट्रेड ऑफ्स। जो लोग हैं वो ट्रेड ऑफ को फेस करते हैं। कैसे ट्रेड ऑफ्स को फेस करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। ऑल डिसीजंस इन्वॉल्व ट्रेड ऑफ्स। फ्यू एग्जाम्पल्स आर, हर एक डिसीजन जब आप लेने जाते हैं तो ट्रेड ऑफ होता ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, स्टडी को ज़्यादा टाइम डिवोट करेंगे तो प्ले के लिए मतलब खेलने के लिए कम टाइम मिलेगा। अगर आप मतलब स्टडी कम करोगे तभी आप ज़्यादा खेल सकते हो। तो देर इज़ अ नेगेटिव रिलेशन, देर इज़ अ ट्रेड ऑफ बिटवीन ऑल द एक्टिविटीज़। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, उन पैसों को आप क्या कहते हैं, अगर लिमिटेड पैसे हैं, सॉरी मैं ज़्यादा पैसे कह गया, लिमिटेड पैसे हैं, अगर आप उनको खाने पीने पे ज़्यादा उड़ा दोगे तो क्या पता किताबों के लिए आपके पास कम बचे। अगर आप मतलब ऐश पे ज़्यादा उड़ा दोगे तो नेसेसिटीज़ के लिए कम बचेंगे। समझ की बात। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं। गोइंग टू अ पार्टी द नाइट बिफोर योर मिड टर्म एग्जाम लीव्स लेस टाइम फॉर स्टडिंग। अगर एक दिन पहले अगर आप पार्टी शार्टी करने चले जाओगे और अगले दिन पेपर है तो ट्रेड ऑफ हो गया ना, या तो पेपर दे दो या पार्टियां कर लो। समझ की बात, क्योंकि टाइम क्या है, लिमिटेड है। हैविंग मोर मनी टू बाय स्टफ रिक्वायर्स वर्किंग लॉन्गर आवर्स विच लीव्स लेस टाइम फॉर लेजर। अगर आप मेहनत करते हो, ज्यादा टाइम बिताते हो मेहनत करने में, तो जितना टाइम आप मेहनत करने पे बिताओगे, अगर ज्यादा पैसे कमा लेते हो तो सारा टाइम तो काम में निकल जाएगा। ठीक है ना। अब अगर सारा टाइम काम में निकल गया तो लेजर के लिए तो टाइम बचा ही नहीं आपके पास। समझ की बात। और अगर लेजर करने बैठ गए तो फिर कमाओगे कब। समझ गए। नेक्स्ट आ जाता है, प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट रिक्वायर्स रिसोर्सेज दैट कुड अदरवाइज बी यूज टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड। अगर आप एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो कंज्यूमर गुड्स नहीं बनेंगे। और अगर कंज्यूमर गुड्स ज्यादा बनाना चाहते हो तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन नहीं हो पाती, क्योंकि फैक्ट्रियां हैं वो तो पोल्यूशन करेंगी। तो सिंपल वर्ड्स में ये पॉइंट हमें कहना चाहता है कि पीपल फेस ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ का मतलब ये है कि अगर आप एक चीज को ज्यादा बना रहे हो या ज्यादा चाहते हो तो दूसरी को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। अगर आपको ए ज्यादा चाहिए, यू हैव टू सेक्रीफाइस बी, और अगर आपको बी ज्यादा चाहिए, यू हैव टू सेक्रीफाइस ए। तो देर इज ऑलवेज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू। जो आपके पास दो या दो से ज़्यादा विकल्प हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनमें हमेशा ट्रेड ऑफ रहता है। इसको कई लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के थ्रू बना देते हैं कि अगर आप एक्स इतना बना रहे हो, वाई इतना बना रहे हो, अगर एक्स ज़्यादा बना देते हो तो गिवन द रिसोर्सेज, ये पीपीसी गिवन होगी, आप वाई अपने आप ही आपका कम हो जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल सिंपल वर्ड्स में यही समझा रहा है कि लोग ट्रेड ऑफ फेस करते हैं क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको कराऊंगा सेकंड प्रिंसिपल, जो कि हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स के 10 प्रिंसिपल्स जो होते हैं उनका सेकंड प्रिंसिपल लेके आया हूँ। बाकी जो प्रिंसिपल्स हैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप नंबर वाइज चेक करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो सेकंड प्रिंसिपल कहता है, कॉस्ट ऑफ समथिंग इज व्हाट यू गिव अप टू गेट इट। सिंपल वर्ड्स में, किसी भी चीज की असल कॉस्ट देखनी है तो उसको पाने के लिए आपने जो उसके लिए खोया है वही उसकी रियल कॉस्ट है। तो चलिए इसको और इलेबोरेट करते हैं। मार्किंग डिसीजंस रिक्वायर्स कंपेयरिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ ऑल्टरनेटिव चॉइसेस। मतलब अगर आपने अपना डिसीजन मार्क करना है कि आपने ए कंज्यूम करना है या बी कंज्यूम करना है, या ए प्रोड्यूस करना है या बी प्रोड्यूस करना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसके बेनिफिट क्या हैं और इसके बेनिफिट क्या हैं। दोनों के बेनिफिट को कंपेयर करोगे। अगर किसी का बेनिफिट ज्यादा है तो आप उसी को फोकस करोगे, दूसरे को फोकस नहीं करोगे। तो आपको एक को बनाने के लिए या पाने के लिए दूसरे को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एनी टाइम is whatever must be given up to obtain it। अगर किसी भी चीज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसी भी गिवन टाइम पे निकालनी है तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, आपने वो चीज को पाने के लिए जो खो दिया। फॉर एग्जाम्पल, मैं पिक्चर देखने चला गया और मेरे को पिक्चर पाने के लिए मैंने पैसे को खो दिया, या फिर पिक्चर को पाने के लिए, पिक्चर को देखने के लिए मैंने वो जो टाइम में स्टडी कर सकता था उसको खो दिया। तो कॉस्ट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की असल कॉस्ट लगानी है तो असल कॉस्ट वही होती है कि उस चीज को पाने के लिए आपने दूसरी चीज क्या सेक्रीफाइस किया, खो दी। इट इज द रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो हर एक डिसीजन में एक रेलिवेंट कॉस्ट रहती है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इसको भी आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये ए बी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, एक्स एक्सिस पे गुड ए, वाई एक्सिस पे गुड बी। तो मान लो कोई भी एक, मैं अपनी बात करता हूँ, मान लो मेरी ये लिमिटेड रिसोर्सेज है, पैसे हैं, मैंने गुड ए इतने खाए,
जिसको मैं A1 लगा देता हूँ, और गुड बी मैंने खाए B1 तक, ठीक है। अगर मैं गुड ए ज़्यादा खाना चाहता हूँ तो क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, पैसा लिमिटेड है, तो गुड B1 अपने आप ही कम आएगा। अब इसको प्रोड्यूसर की लैंग्वेज में चाहे आप एक्सप्लेन कर दो कि भाई प्रोड्यूसर गुड ए ज़्यादा बनाना चाहता था, क्योंकि उसके पास रॉ मटेरियल रिसोर्सेज पैसा लिमिटेड था, तो उसने गुड बी का सेक्रीफाइस कर दिया। तो किसी भी चीज़ को ज़्यादा पाने के लिए दूसरी चीज़ का जो सेक्रीफाइस करना होता है, वो प्रिंसिपल 2 कहता है कि किसी भी चीज़ की जो असली कॉस्ट है वो क्या है कि उसको पाने के लिए आपने क्या खोया। फ्यू एग्जांपल्स कौन सी हैं? फ्यू एग्जांपल्स जैसे हैं, गोइंग टू कॉलेज फॉर अ ईयर इज नॉट जस्ट द ट्यूशन बुक्स एंड फीस बट ऑल्सो फॉरगॉन वेजेस। फॉर एग्जाम्पल फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, फॉरेन कंट्रीज में जैसे 18 साल से ऊपर हो जाते हैं, लात मार के घर से आपको पता है बाहर निकाल देते हैं पेरेंट्स। तो अगर वो कॉलेज की स्टडी करते हैं, हम अपने कंट्रीज में, एशियन कंट्रीज में इतना नहीं कहते, मगर अगर आप स्कूल के बाद कहीं जाते हो तो आपको ये पता है कि जब भी आप स्कूल के बाद कहीं जाते हो तो आप तो कॉलेज वगैरह में पढ़ना चाहते हो, मगर फॉरेन कंट्रीज में ये एग्जांपल बेस्ट रहती है कि अगर आप कॉलेज को पढ़ रहे हैं तो कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो उतने साल के लिए आप अगर कहीं काम करते तो आपको तनख्वाह मिलती, तो जब आप कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। समझ के बात? तो कॉलेज में जाते हो तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है पैसे का, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, सीइंग अ मूवी इज नॉट जस्ट द प्राइस ऑफ टिकट बट द वैल्यू ऑफ टाइम यू स्पेंड इन द थिएटर। सिंपल वर्ड्स में, अगर आप पिक्चर देखने गए तो सिर्फ आपने जो कॉस्ट है वो टिकट की नहीं ली, आपने जो कॉस्टिंग है वो मतलब अपना जो टाइम वेस्ट किया, उस टाइम पे आप खेल सकते थे, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते थे, पढ़ सकते थे, वो चीज़ सेक्रीफाइस की है। समझ की बात? तो सिंपल वर्ड्स में ये जो सेकंड प्रिंसिपल है ये कहता है, अगर आप किसी भी एक चीज़ की कॉस्ट लगाते हो तो वो कॉस्ट क्या है, आप उसको पाने के लिए क्या गिव अप कर रहे हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसकी नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊँगा वो होगा प्रिंसिपल 3। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ 10 प्रिंसिपल्स जो मैंक्यू के अंदर हैं, उसका थर्ड प्रिंसिपल, और बाकी प्रिंसिपल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये प्रिंसिपल कहता है कि रैशनल पीपल थिंक एट मार्जिन। जो भी रैशनल लोग हैं वो मार्जिन थिंकिंग करते हैं। मार्जिन थिंकिंग का मतलब है स्मॉल स्मॉल चेंजेस देखते हैं। अगर वो कंज्यूमर है तो स्मॉल स्मॉल चेंजेस देख के वो अपनी सेटिस्फैक्शन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और अगर वो प्रोड्यूसर है तो स्मॉल स्मॉल चेंजेस ला के वो अपनी कॉस्टिंग कम करने की कोशिश करेंगे ताकि उनका प्रॉफिट या मुनाफा बढ़ सके। तो शुरू करते हैं। रैशनल पीपल आर दोज पीपल हु वांट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन और प्रॉफिट्स आउट ऑफ देयर लिमिटेड इनकम और इन्वेस्टमेंट। अगर वो कंज्यूमर है तो अपनी लिमिटेड इनकम को खर्च करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहेंगे, और अगर वो प्रोड्यूसर है तो अपनी लिमिटेड इन्वेस्टमेंट को लगा के वो क्या करना चाहेंगे, अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाना चाहेंगे। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट रैशनल पीपल सिस्टमैटिकली एंड पर्पसफुली डू द बेस्ट दे कैन डू टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स। तो जो रैशनल पीपल होते हैं वो सिस्टमैटिक चेंजेस करते हैं, स्मॉल स्मॉल चेंजेस करते हैं ताकि वो जो अपना मकसद है उसको हासिल कर सकें। रैशनल पीपल मेक डिसीजंस बाय इवैल्यूएटिंग कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ मार्जिनल चेंजेस और इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट्स टू एन एग्जिस्टिंग प्लान। तो रैशनल पीपल क्या करते हैं, इस हिसाब से डिसीजन लेते हैं कि वो हर एक चीज़ की कॉस्ट एंड बेनिफिट निकालेंगे, कि अगर उनको लगेगा कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है और कॉस्टिंग कम है तो वो उससे अपने प्लान के हिसाब से एडजस्ट करके उसको काम को करेंगे। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल्स या फिर फ्यू एग्जाम्पल्स, व्हेन अ स्टूडेंट कंसिडर्स वेदर टू गो टू कॉलेज फॉर एन एडिशनल ईयर, he or she compares the fees and foregone wages to extra income he could earn with extra year of education। तो फॉरेन कंट्रीज में ऐसा होता है कि लोग ज़्यादातर कॉलेज एजुकेशन नहीं लेते, स्कूल के बाद सीधा जॉब्स वगैरह लगते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई मार्जिन पे थिंक करने वाला स्टूडेंट है, रैशनल स्टूडेंट है, वो ये देखेगा कि मैंने इतने साल एजुकेशन अगर कंटिन्यू की तो मेरे को इतना बेनिफिट होगा, और मेरी जो कॉस्टिंग है कॉस्टिंग इतनी पड़ेगी, और मैं क्या सेक्रीफाइस करूंगा, मैं जो इतने साल अगर कमाता तो मैं इतने पैसे सेक्रीफाइस करता। तो वो अपना सेक्रीफाइस और बेनिफिट देखेंगे और अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट, when a manager considers whether to increase output, he or she compares the cost of needed labor and materials to the extra revenue।
तो जब भी कोई मैनेजर ये देखेगा कि मैं एक्स्ट्रा आउटपुट बनाऊं, तो वो ये देखेगा एक्स्ट्रा आउटपुट बना के मेरा रेवेन्यू कितना जनरेट होता है और जो लेबर और रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग है वो कितनी है। तो अगर वो देखता है कि उसका रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो रहा है और कॉस्टिंग इंक्रीज हो रही है मगर इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रही, तो वो ज़्यादा आउटपुट के लिए जाएगा। सिंपल वर्ड्स में जो पीपल हैं वो मार्जिनल थिंकिंग करते हैं, और जो मार्जिनल थिंकिंग या मार्जिन पे थिंक करते हैं वो रैशनल पीपल होते हैं, रैशनल लोग होते हैं, चाहे वो कंज्यूमर हो चाहे वो प्रोड्यूसर हो। आई होप हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ 10 प्रिंसिपल्स का फोर्थ प्रिंसिपल लेके आया हूँ, जो कि फोर्थ प्रिंसिपल कहता है पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स। लोग इंसेंटिव्स को रिस्पॉन्ड करते हैं बड़े अच्छे तरीके से। ये करवाने से पहले मैं आपको बता दूं कि बाकी प्रिंसिपल्स सारे के सारे जो हैं 10 प्रिंसिपल्स में, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। इंसेंटिव्स मेक समथिंग दैट इंड्यूसेस अ पर्सन टू एक्ट, दैट इज द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ रिवॉर्ड और पनिशमेंट। सिंपल वर्ड्स में इंसेंटिव क्या होता है? किसी को रिवार्ड का लालच देके, इंसेंटिव देके, लालच देके काम करा लेना, या फिर उसे कहना कि, जैसे मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ, मेरे घर वाले कहते थे भाई इतने नंबर ले आओ हम तुम्हें ये दिला देंगे। तो बीइंग स्टूडेंट मेरे को लगता था रिवॉर्ड है, तो मैं ज़्यादा मेहनत करता था। और अगर आप किसी ऑफिस में लगे हुए हैं तो आपको कह देते हैं आप अपने फलां टारगेट अचीव कर लो, आपकी तनख्वाह इतनी कर देंगे या बोनस दे देंगे। समझ की बात? तो इंसेंटिव मीन्स समथिंग दैट इंड्यूसेस अ पर्सन टू एक्ट। तो इंसेंटिव का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो पर्सन्स को इंड्यूस करे, अंदर से पुश करे कि भाई ये काम करना ही करना है। ठीक है? तो इंसेंटिव्स में रिवॉर्ड भी आ जाता है, पनिशमेंट भी आ जाती है कि भाई अगर ऐसा काम नहीं ना किया तुमने तो ये तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तो उस डर के मारे भी आप काम करोगे। ठीक है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल रैशनल पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि जितने भी रैशनल लोग हैं वो इंसेंटिव्स की तरफ जाते हैं और इंसेंटिव्स को पूरा करते हैं। फ्यू एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। When gas prices rise, consumers buy more hybrid cars and fewer guzzling SUVs. सिंपल वर्ड्स में, अगर प्राइजेस गैस के ज़्यादा हो जाएंगे तो लोग हाइब्रिड कार्स की तरफ अप्रोच करेंगे, और हाइब्रिड कार्स की तरफ अप्रोच करके वो बाकी कार्स को फॉरगो करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी SUVs आपको पता है बहुत तेल खाती हैं। तो सिंपल वर्ड्स में अगर आपको इंसेंटिव्स दिया जाएगा, जैसे गवर्नमेंट इंडिया में क्या करती है, जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं उनकी RC या जब बनाने जाते हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट RC बनाने जाते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा रिबेट देती है, तो लोग एनकरेज फील करते हैं। ठीक है? क्योंकि सरकार ने इंसेंटिव दिया। व्हेन सिगरेट टैक्सेस इंक्रीज टीन स्मोकिंग फॉल्स, क्योंकि जो बच्चे होते हैं या फिर जो टीन एजर्स होते हैं उनके पास तो इतने पैसे नहीं होते, सरकार ज़्यादा टैक्स लगा देगी तो प्राइजेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएंगे, और अगर प्राइजेस बढ़ेंगे तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी। तो सिंपल वर्ड्स में मैंने पॉजिटिव का एग्जांपल दे दिया, जिसमें गैस के प्राइसेस बढ़ते हैं तो आप हाइब्रिड कार्स की तरफ जाओगे। नेगेटिव दे दिया कि भाई अगर सरकार ने टैक्स लगाया तो वो डिसइंसेंटिव की तरह काम करेगा और लोग उसकी कंजम्पशन सिगरेट की कम कर देंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ मैंक्यू के 10 प्रिंसिपल्स का फिफ्थ प्रिंसिपल, जो कि कहता है ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ। अब ये क्या कहता है प्रिंसिपल, इसको समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि बाकी सारे प्रिंसिपल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी कोई भी वीडियो पढ़ोगे आप उसमें डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करोगे, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन लिखने में मैं बहुत टाइम लगाता हूँ। ठीक है? और डिस्क्रिप्शन में बाकी सारे टॉपिक से भी आपको लिंक मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, वापस आते हैं फिफ्थ प्रिंसिपल पे। क्या कहता है ये कहता है कि ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ। जब भी आप ट्रेड करते हो उससे सबका फायदा होने वाला है। क्यों? रेदर देन बीइंग सेल्फ सफिशिएंट, people can specialize in producing one good or service and exchange it for others. Rather than मैं सारे के सारे काम करूं, मैं अपने घर में सफाइयां भी करूं, मैं अपनी बिजली भी ठीक करूं, मैं अपने घर में पोछे भी मारूं, मैं अपने रोटियां भी खुद ही बनाऊं, सारे काम खुद करूं, मैं अपने लिए जूते भी खुद ही बनाऊं, कपड़े भी खुद ही सिलूं। इससे अच्छा ये नहीं है कि मैं एक काम में स्पेशलाइज हो जाऊं, और मैं मान लो टीचिंग कर रहा हूं तो टीचिंग में मैं स्पेशलाइज हो जाऊं और लोगों के बच्चे पढ़ाऊं, लोगों को टीचिंग दूं, उसके बदले जो मुझे पैसा आएगा मैं स्पेशलाइज चीज़ खरीदता रहूं। ज़रूरी है मैंने जूते घर में बनाने पता नहीं 3 साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे मुझे अपने जूते खुद बनाने में? इतने में क्या है, मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगा बच्चे को, 1 साल का सिलेबस कराऊंगा, 10-15 हज़ार रुपये आ जाएंगे और उससे मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ। तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है? ये मत सोचना मैं इतना अमीर हूँ। ठीक है? तो यहाँ पे ये बात कहने की है कि हर एक बंदा अपना 1 या 2 काम पकड़ ले, उसमें स्पेशलाइज हो जाए और वो बाकियों को बेच के, उस गुड को या सर्विस को बेच के बाकियों से पैसे ले ले, बाकियों को अपने काम में एक्सपर्ट होने दे। समझ की बात? कंट्रीज ऑल्सो बेनिफिट्स फ्रॉम
ट्रेड एंड स्पेशलाइजेशन। जरूरी नहीं है कि इंडिविजुअल ही इस स्पेशलाइजेशन से फायदा करता है, कंट्रीज को भी फायदा होता है। आपने पढ़ी है ना इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज, कंपैरेटिव कॉस्ट, एब्सोल्यूट कॉस्ट, ठीक है, और हेक्सरोलिन की थ्योरी। गेट अ बेटर प्राइस अब्रॉड फॉर गुड्स दे प्रोड्यूस। वो क्या करते हैं, अगर विद इन द कंट्री इतना प्राइस नहीं मिल रहा तो वो बाहर बेच देते हैं अपना सामान, बाहर महंगा बिकता है। बाय अदर गुड्स मोर चीपली फ्रॉम अब्रॉड देन कुड बी प्रोड्यूस्ड एट होम। अगर हम घर में महंगा सामान बनाएंगे विद इन द कंट्री तो इससे अच्छा बाहर से चाइना से ले लो, समझ के बात। तो जब चाइना से लेंगे, सस्ता सामान लेंगे तो हमारा फायदा ही होगा। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है कि ट्रेड करो, ट्रेड से सबको बेनिफिट होगा। बेनिफिट क्या होगा, जो चीज़ हम सस्ती बनाते हैं वो हम बाहर लोगों को बेचेंगे, और जो मतलब हम महंगी बना पाते हैं वो बाहर से खरीद लेंगे, तो ट्रेड से सबका फायदा होगा, समझ के बात। तो ये था आपका फिफ्थ प्रिंसिपल। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ 10 प्रिंसिपल्स का सिक्स्थ प्रिंसिपल लेके आऊँ। सिक्स्थ प्रिंसिपल कहता है मार्केट्स आर यूजुअली अ गुड वे टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी। मार्केट ही एक ऐसा तरीका है जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। ये समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि बाकी प्रिंसिपल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लिंक जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्केट्स रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ बायर्स एंड सेलर्स विच नीड, मैंने नीड 2 बार लिख दिया, विच नीड नॉट टू बी इन अ सिंगल लोकेशन। तो मार्केट एक ऐसा ग्रुप ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है जो जरूरी नहीं है कि एक ही लोकेशन पे हो, आप बाहर से भी कोई चीज खरीद सकते हो, ठीक है ना। आजकल तो ऑनलाइन भी काफी सेल परचेज हो गया। तो मार्केट एक ग्रुप ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है जो जरूरी नहीं कि एक ही जगह पे हो, वो काफी जगह पे भी हो सकता है, दूर दूर से भी बाइंग एंड सेलिंग हो सकती है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है यहाँ पे। ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है इट मींस डिटर्मिनिंग द फॉलोइंग एस्पेक्ट। तो मतलब अपनी एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए फॉलोइंग चीजें होनी चाहिए। मार्केट में क्या होता है, सारी की सारी चीजों को डिसाइड मार्केट करेगी। कौन कौन सी चीजों को डिसाइड करना पड़ता है मार्केट में, व्हाट टू प्रोड्यूस। आप जब क्लास में थे, 12th क्लास में थे, तो ये तो 11th 12th का टॉपिक है, व्हाट टू प्रोड्यूस। प्रोड्यूसर को डिसाइड करना पड़ता है भाई क्या बनाना है, कंज्यूमर गुड बनाने, प्रोड्यूसर गुड बनाने, क्या बनाना है। हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरीके से उनको प्रोड्यूस करना है। 2 तरीके होते हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक या जो है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अगर लेबर अबंडेंट कंट्री है तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक से काम करेगी, कैपिटल अबंडेंट कंट्री है तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से काम करेगी। हाउ मच ऑफ ईच टू प्रोड्यूस, कितने गुड बनाने हैं। आपको गुड बनाने से पहले उनकी मार्केट में डिमांड का पता लगाना पड़ेगा कि कितने गुड बनाने हैं, उनकी कितनी डिमांड होती है, उसी के हिसाब से बनाएंगे। एंड हु गेट देम, खरीदेगा कौन उनको। तो आपको टारगेट करने पड़ेंगे कस्टमर्स, उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट वगैरह करनी पड़ेगी, मशहूरियां वगैरह करनी पड़ेंगी। तो ये सारे के सारे डिसीजंस इसमें आ जाते हैं कि मार्केट्स आर यूजुअली अ गुड वे टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो मार्केट में सामान खरीदना बेचना डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से वही सबसे जो अच्छा तरीका है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करने का। आगे इसमें लिखा है मैंने, अ मार्केट इकोनॉमी एलोकेट्स द रिसोर्सेज थ्रू द डिसेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजंस ऑफ मेनी हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स एज दे इंटरेक्ट इन द मार्केट। बेसिकली मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, डिमांड सप्लाई पे सारा कुछ बेस्ड होता है। तो मार्केट इकोनॉमी अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट करती है कि जो बायर्स और सेलर्स होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक प्राइस को डिटरमिन करते हैं, समझ के बाद डिमांड सप्लाई के हिसाब से। जो फेमस जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हुए एडम स्मिथ, उन्होंने अपनी वेल्थ ऑफ द नेशंस जो 1776 में दी थी, उसमें इसके बारे में काफी जिक्र किया है कि ईच ऑफ दीज हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स act if led by an invisible hand to promote the general economic well-being। तो जो प्रोड्यूसर्स हैं जिनको उन्होंने फर्म्स कहा गया है और जो हाउस होल्ड जो कंज्यूमर कहा गया है, वो कहते हैं कि हाउस होल्ड्स और फर्म्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक इनविजिबल हैंड की तरह काम करते हैं। इनविजिबल हैंड को हम ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट भी कहा करते थे जब सेज लॉ पढ़ते थे या फिर क्लासिकल थ्योरी पढ़ते थे। तो ये कहता है डिमांड और सप्लाई, मतलब कंज्यूमर और प्रोड्यूसर अपने आप को इनविजिबल तरीके से, एक इनविजिबल फोर्स है जो इन दोनों को आपस में एडजस्ट कराती है और प्राइस को डिटरमिन करती है। इनविजिबल हैंड और ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट वर्क्स थ्रू प्राइस सिस्टम। जो भी प्राइस का सिस्टम या मैकेनिज्म है वो इनविजिबल हैंड के थ्रू मतलब चलता है, ठीक है। इनविजिबल हैंड को कहा कि ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होती है, डिमांड एंड सप्लाई अपने आप को ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट करती है। कैसे, किसी भी चीज की डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई कम रहेगी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे अपने आप,
ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, समझ की बात। और किसी चीज़ की डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस ऑटोमेटिकली गिर जाएंगे, समझ गए ना बात। तो प्राइस सिस्टम में ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट में या इनविजिबल हैंड में क्या होता है, द इंटरेक्शन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स डिटरमिन द प्राइस। तो मार्केट इकोनॉमी में बायर्स और सेलर्स की जो इंटरेक्शन है वही प्राइस डिटरमिन करती है। ईच प्राइस रिफ्लेक्ट्स द गुड्स वैल्यू टू बायर्स एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड। हर एक जो गुड है उसका जो प्राइस है वो रिफ्लेक्ट करता है कि बायर के लिए उसकी क्या वैल्यू है। अगर बायर के लिए उस गुड की ज्यादा वैल्यू है तो बायर ज्यादा पैसे देने को तैयार हो जाएगा। और गुड कॉस्ट भी डिटरमिन, मतलब गुड हमें बताती है कि इसके ऊपर कितना कॉस्ट आई होगी। एक अच्छा प्रोड्यूसर गुड को देख के बता सकता है कि इसमें तकरीबन इतनी कॉस्ट आई होगी अगर वो अपनी फील्ड के गुड से डील करेगा। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी बनाने वाला जो है इंजीनियर, वो गाड़ी को देख के बता देगा कि तकरीबन इसकी कॉस्टिंग कितनी हुई होगी, ठीक है। या एक मकान बनाने वाला जो ठेकेदार है वो मकान को देख के, उसके इंटीरियर देख के बता देगा कि इसमें कितना पैसा खर्च किया होगा। तो जो गुड का प्राइस है वो रिफ्लेक्ट करेगा कि कंज्यूमर कितना इसको देना चाहता है, कंज्यूमर के नजर में इसकी वैल्यू क्या है और प्रोड्यूसर का कितना खर्चा हुआ। थर्ड पॉइंट आ जाता है, प्राइसेस गाइड सेल्फ इंटरेस्टेड हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स टू मेक डिसीजंस व्हिच इन मोस्ट ऑफ द केसेस मैक्सिमाइज द सोसाइटीज वेलबींग। तो ये थर्ड पॉइंट जो इसका है ये कहता है कि जो भी प्राइस सेट होगा वही डिसाइड करेगा कि कंज्यूमर्स मतलब हाउसहोल्ड्स और फर्म्स क्या डिसीजन लेती हैं। कंज्यूमर क्या उस प्राइस पे खरीदेगा वो माल या नहीं खरीदेगा, या हाउस जो प्रोड्यूसर हैं या फर्म्स हैं उस प्राइस पे वो बेचेंगे या नहीं बेचेंगे। इनकी आपस में इंटरेक्शन होती है और एक प्राइस डिटरमिन किया जाता है। और वो जो प्राइस डिटरमिन होता है उसे मार्केट प्राइस या इक्विलिब्रियम प्राइस कहा जाता है। और वो प्राइस ही सोसाइटी की वेलबींग करता है। आई होप ये प्रिंसिपल आपको समझ आ गया होगा, जो कि ये कहता है कि भाई मार्केट इकोनॉमी पे सब कुछ छोड़ दो, मार्केट अपने आप ही सब कुछ सही कर लेगी। मार्केट ही एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज अच्छे से काम करती हैं। तो ये था आपका 6th प्रिंसिपल। नेक्स्ट, हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ 10 प्रिंसिपल्स में से 7th प्रिंसिपल लेके आया हूं, जो कि कहता है कि गवर्नमेंट कैन समटाइम्स इंप्रूव मार्केट आउटकम्स। गवर्नमेंट कभी कभी मार्केट के आउटकम्स को, जो मार्केट में डिस्टर्बेंस फैली है या मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आए, उनको स्टेबलाइज करने में बहुत हेल्प कर सकती है। आपको पता ही है किसने कहा था, केन्स ने, जेएम केन्स ने कहा था कि हमेशा मार्केट में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस रहनी चाहिए, क्योंकि वो कैपिटलिज्म के खिलाफ नहीं था। केन्स कहता था कि कैपिटलिस्ट सिस्टम के फेवर में हूं, मगर थोड़ा सा रिफॉर्म्स आने चाहिए तभी कैपिटलिस्ट सिस्टम जिंदा रह पाएगा। तो चलिए इस प्रिंसिपल को शुरू करते हैं। गवर्नमेंट प्लेज अ वाइटल रोल टू स्टेबलाइज एंड ऑल्टर मार्केट आउटकम्स। मार्केट आउटकम्स कभी कभी इकोनॉमी के या गरीब लोगों की फेवर में नहीं होते, तो कभी कभी गवर्नमेंट को इंटरफेयर करके काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ता है ताकि वो मार्केट में स्टेबिलिटी ला सके। मार्केट इकोनॉमीज ऑलवेज क्रिएट फ्लक्चुएशंस एंड द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज टू रिड्यूस और कंट्रोल सच फ्लक्चुएशंस। मार्केट में डिमांड सप्लाई पे बेस्ड होती है और आपको पता है फ्लक्चुएशंस आनी है, अप्स एंड डाउन्स आने। तो मार्केट में जो ये जो फ्लक्चुएशंस हैं, गवर्नमेंट का ये काम है उनको न्यूट्रलाइज करे। कैसे करेगी न्यूट्रलाइज? थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। गवर्नमेंट्स रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर क्या होता है? मार्केट फेलियर एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें मार्केट में गुड्स पड़े के पड़े रह जाते हैं, कोई खरीदार ही नहीं होता। उस टाइम पे डिप्रेशन आ जाता है, रिसेशन आ जाता है, समझ की बात। तो गवर्नमेंट का इंटरफेयर करना मार्केट फेलियर को कंट्रोल कर सकता है। मार्केट फेलियर इज अ सिचुएशन व्हेन मार्केट फेल्स टू एलोकेट सोसाइटीज रिसोर्सेज एफिशिएंटली। जब मार्केट सोसाइटी के रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर पाएगी तब सरकार को इंटरफेयर करना चाहिए। मेन कॉजेज ऑफ मार्केट फेलियर आर, नंबर 1, एक्सटर्नैलिटीज। When the production or consumption of a good affects the bystanders, that is pollutions. सिंपल वर्ड्स में एक्सटर्नैलिटीज, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज भी कह सकते हैं। जब भी किसी पर्टिकुलर काम करने से कोई नेगेटिव असर पड़ता है, जैसे पॉल्यूशंस होता है रिवर्स में या एयर में, तो वो काम प्राइवेट सेक्टर को ना करने दे, इवन इफ उसे प्रॉफिट हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है कोई चक्कर नहीं है, उसको जो प्रॉफिट हो रहा है उससे ज्यादा तो नुकसान हो रहा है ना, नुकसान हो रहा है हेल्थ का, लोगों का कैंसर हो रहे हैं लोगों को, फला। तो सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को इंटरवीन करके फौरी तौर पर उसको बंद करना चाहिए, या उसको कहना चाहिए कि भाई तू ऐसे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इस्तेमाल कर जिससे पॉल्यूशन ना के बराबर हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मार्केट पावर। A single buyer और seller has substantial influence in the market price, जबकि मोनोपोली बना के बैठ गया। तो मार्केट फेलियर के कारण एक और भी है, मोनोपोली बना ली। और भाई अपनी मोनोपोली बना ली, डबल ट्रिपल रेट चार्ज करने लग गया, तो उससे भी तो मार्केट फेल कर सकती है ना। तो मार्केट फेलियर के जो कारण हैं उनमें एक मोनोपोली पावर या मार्केट पावर को कंट्रोल करना भी आता है। अब ये
हमें प्रिंसिपल क्या कहता है? इन सच केसेस पब्लिक पॉलिसी में प्रमोट एफिशिएंसी। पब्लिक पॉलिसी इस हिसाब से है कि जो मार्केट पावर है या मोनोपोली है उसको खत्म कर दे, सरकार वो कंपनी खुद ले। समझ के बाद सरकार खुद वो कंपनी ओन करे। जैसे शुरू शुरू में जो टाटा है वो इंडियन एयरलाइंस को चलाता था, मोनोपोली थी एक टाइप की। जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद टाटा जो है उनसे लेके सरकार ने एयर इंडिया चला दी। ठीक है, एयर इंडिया जो है वो कर दी अपनी खुद की कंपनी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कर ली, क्योंकि गवर्नमेंट को पता था वो मोनोपोलिस्ट है, वो अननेसेसरी प्राइजेस ऊपर नीचे कर सकता है जिसकी वजह से मार्केट में नुकसान हो सकता है। तो जरूरी थोड़ी ना कि प्राइवेट सेक्टर को दे दिया और प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा काम करेगा। समझ की बात? प्राइवेट सेक्टर भी कभी कभी डिमांड सप्लाई से हिल जाता है और अपने बेनिफिट को करने के लिए इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देता है। गवर्नमेंट में ऑल्टर मार्केट आउटकम्स टू प्रमोट इक्विटी। गवर्नमेंट इक्वालिटी को फैलाने के लिए, इनइक्वालिटीज को कम करने के लिए मार्केट के जो फोर्सेस हैं उनको कभी कभी ऊपर नीचे कर सकती है। जैसे किसानों को एमएसपी दे सकती है। अगर डिमांड सप्लाई के हिसाब से चलेंगे तो रेट तो उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, मगर सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे सकती है कि कम से कम इतना तो मिल जाए। ठीक है, उसके बाद इफ द मार्केट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक वेलबींग इज नॉट डिजायरेबल, टैक्स और वेलफेयर पॉलिसीज कैन चेंज द सिचुएशन। अगर मार्केट के हिसाब से, अगर मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा है, मतलब इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा फैला दी हैं, तो सरकार इंटरवीन करके अमीरों पे टैक्स लगा के और गरीबों पे खर्चा करके ये इनइक्वालिटीज कम कर सकती है। तो अब ओवरऑल अगर ये प्रिंसिपल की बात करें तो ये कहता है कि भाई सीधा मार्केट इकोनॉमी पे छोड़ दिया तो कभी कभी देश का बेड़ा गर्क भी हो जाता है। सरकार को इंटरवीन करके थोड़ा बहुत अपने रिसोर्सेज अपने हाथ में लेने चाहिए ताकि जो इनइक्वालिटीज फैली हैं या डिसइक्विलिब्रियम फैला है उसको इक्विलिब्रियम पे लाया जा सके, ताकि ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ 10 प्रिंसिपल्स का 8th प्रिंसिपल लेके आया हूं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ये 8th प्रिंसिपल क्या कहता है? अ कंट्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड्स अपॉन इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है। इसको ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, उससे पहले मैं बता दूं बाकी सारे प्रिंसिपल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, मैंने लिविंग के स्पेलिंग जल्दी में गलत लिख दी है, मैं फिर से लिख देता हूँ लिविंग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द लिविंग स्टैंडर्ड इज प्रोडक्टिविटी। आप किसी भी कंट्री में उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, वो किस पे डिपेंड करता है? प्रोडक्टिविटी पे। ज्यादा काम करेगा तो ज्यादा अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सकता है, अगर कम काम करेगा तो बुरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करेगा। दैट इज द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ लेबर, कि एक लेबर कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। अगर अच्छे खासे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, हाईली स्किलफुल लेबर है, तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा ही होगा। ठीक है, प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द इक्विपमेंट, स्किल एंड टेक्नोलॉजिकल या टेक्नोलॉजी अवेलेबल टू द वर्कर्स। वर्कर की प्रोडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? कि उसको कैसे इक्विपमेंट दिए गए हैं, हाई फाई इक्विपमेंट दिए हुए हैं और वो स्किलफुल भी है, तो वो हाई फाई इक्विपमेंट से डबल ट्रिपल काम करके ज्यादा पैसे कमा सकता है। और टेक्नोलॉजी अवेलेबल, अगर अच्छी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो अच्छा काम कर सकता है, जिससे उसकी कमाई ज्यादा हो जाएगी। कमाई ज्यादा होगी तो उसकी जो है वो क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने आप ही अच्छा होगा। Other factors, that is labor unions, competition from abroad, have far less impact on standard of living। तो बाकी जो मैंक्यू कहते हैं कि 10 प्रिंसिपल्स में ये वाला प्रिंसिपल है 8th प्रिंसिपल, इसमें ये कहते हैं कि जो अदर फैक्टर्स है लाइक लेबर यूनियन कभी भी हड़ताल पे या मुजाहरा करने बैठ जाते हैं या कभी भी स्ट्राइक कर देते हैं, वो इतना फर्क नहीं पड़ता स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे। और दूसरा कंपटीशन बाहर से कैसा है, फॉरेन कंट्री से कैसे एफडीआई या एफआईआई आ रहे हैं या फिर यहाँ पे कैसे फॉरेन कंपनीज एमएनसी आके अपना माल बेचनी है, उससे भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा फर्क किस पे पड़ता है कि वो कंट्री में, उस पर्टिकुलर कंट्री में जो लेबर है वो कितनी स्किलफुल है, किस टेक्नोलॉजी किस मशीन से काम कर रही है। अगर ज्यादा काम कर रही है, ज्यादा प्रोडक्टिव है, तो उसकी तनख्वाह भी ऑब्वियसली ज्यादा होगी। जब ज्यादा तनख्वाह होगी तो फिर वो अपने तनख्वाह से अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई फाई सेट कर सकती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ 10 प्रिंसिपल्स का 9th प्रिंसिपल लेके आया हूँ। और 9th प्रिंसिपल कहता है कि प्राइस राइज व्हेन द गवर्नमेंट प्रिंट्स टू मच मनी। अगर सरकार को ज्यादा ही नोट छाप देगी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे। इसको एक्सप्लेन करने से पहले बता दूं कि इस
प्रिंसिपल जो 10 प्रिंसिपल्स होते हैं उनके जो बाकी प्रिंसिपल हैं, 9th को छोड़ के बाकी जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये प्रिंसिपल कहते हैं कि कंसिस्टेंट राइज इन प्राइस इज नोन एज इन्फ्लेशन। अगर लगातार प्राइस बढ़ेगा उसी को इन्फ्लेशन कहा जाता है। ये नहीं कि आज प्राइस बढ़ा और कल गिर गया तो उसे इन्फ्लेशन नहीं कहते। इन लॉन्ग रन इन्फ्लेशन इज ऑलमोस्ट कॉज्ड बाय एक्सेसिव ग्रोथ इन द क्वांटिटी ऑफ मनी विच कॉजेज द वैल्यू ऑफ मनी टू फॉल। लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन तभी आती है जब कोई भी गवर्नमेंट लगातार क्वांटिटी ऑफ मनी को ज्यादा छापती रहे, लगातार प्राइजेस बढ़ते रहते हैं। अगर सरकार लगातार नोट छापती जा रही है, दिस कॉजेज वैल्यू ऑफ मनी टू फॉल। तो जितना ज्यादा नोट छापेगी उतना ही मनी की वैल्यू गिर जाएगी, और मनी की वैल्यू गिरती है तो आपको पहले से ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं वही सेम चीज खरीदने को। फॉर एग्जांपल, एक दूध का पैकेट अगर मैं पहले खरीदता था 20 रुपए का, सरकार ने इतने नोट छापे कि अब वो सेम टू सेम वही क्वालिटी का दूध का पैकेट 25 रुपए में आता है, तो मतलब पैसे की वैल्यू गिर गई ना। तो प्राइस राइज होना या पैसे की वैल्यू गिरना एक ही बात है, समझ की बात। फास्टर द गवर्नमेंट क्रिएट्स मनी ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। जितना तेजी से सरकार नोट छापेगी उतना तेजी से महंगाई होगी। कई अफ्रीकन कंट्रीज में आपने देखा होगा, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में या फिर डिस्कवरी चैनल में, वहां मंडियां लगती हैं, वहां सुपरमार्केट लगती है रोड के साइड पे करेंसी खरीदने बेचने की। समझ के बाद वो ट्रॉली पे लेके आते हैं पैसे। कहने की बात ये, उन्होंने इतने नोट छापे कि ज्यादा नोट छापने की वजह से पैसे की वैल्यू गिर गई, और अब दूध के पैकेट 1-1 लाख 2-2 लाख उनकी करेंसी में आते हैं, तो फिर फायदा क्या हुआ नोट छापने का। समझ की बात। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि सरकार जब भी ज्यादा नोट छाप देगी तो उससे प्राइसेस काफी ज्यादा तेजी से बढ़ जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ 10th प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इससे पहले मैंने 9 प्रिंसिपल्स करवा दिए थे और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो है उसका 10th प्रिंसिपल कहता है सोसाइटी फेसेस अ शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में एक ट्रेड ऑफ है। जितनी ज्यादा इन्फ्लेशन होगी उतना अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। क्यों? इन्फ्लेशन होती है तो प्रोड्यूसर्स को ज्यादा प्रॉफिट्स होते हैं, वो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट गिर जाती है। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो इन्फ्लेशन गिरती है। अब आप खुद सोचो, अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार स्टेप्स लेगी, एक्सेसिव मनी इकोनॉमी से निकाल लेगी, तो प्रोड्यूसर के पास पैसे नहीं बचेगा, वो इन्वेस्टमेंट रोक देगा, इन्वेस्टमेंट रोकेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप बढ़ जाएगी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इन शॉर्ट रन, दैट इज 1 to 2 year, many economic policies push inflation and unemployment in the opposite direction। जब भी सरकार अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए कोई वेलफेयर एक्टिविटी चलाती है, कुछ चलाती है, तो उससे क्या होता है, सरकार ज्यादा पैसे लेके आती है इकोनॉमी में, वेलफेयर प्लान्स पे खर्च करती है, तो उससे मनी सप्लाई बढ़ती है। मनी सप्लाई के बढ़ने से क्या होता है, इन्फ्लेशन हो जाती है। और इन्फ्लेशन जब होती है तो प्रोड्यूसर्स को और ज्यादा इंकरेजमेंट मिलती है, वो और ज्यादा माल बनाते हैं, और जब वो माल बनाते हैं तो उस माल को क्या कहते हैं, मार्केट में जब फेंकते हैं तो उस माल को फेंकने के लिए जब उनको प्रोडक्शन करवानी पड़ेगी, तो जब प्रोडक्शन करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी। अदर फैक्टर्स कैन मेक दिस ट्रेड ऑफ मोर और लेस फेवरेबल, बट द ट्रेड ऑफ इज ऑलवेज प्रेजेंट। अदर फैक्टर्स भी हैं, उन फैक्टर्स की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, मगर ज्यादातर ये जो नेगेटिव रिलेशन है ये हमेशा रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ट्रेड ऑफ तो होगा ही होगा, ट्रेड ऑफ के बिना काम नहीं चलेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने करवाना है वो करवाना है रोल ऑफ इकोनॉमिस्ट क्या होता है, एज अ इकोनॉमिस्ट क्या रोल प्ले करते हैं लोग। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।